हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में फिर से आपका एक बार वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें पर्टिकुलरली हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब वो किस तरीके से किया जा सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट पार्ट है उसको दूसरी विंडो पे ले जाता हूँ ताकि वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो क्वेश्चन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। मैं नोट कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। तो दो लीनियर इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, कैसे निकालेंगे वो भी समझाता हूँ। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हमको पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। ये प्लस का y है, अगर मैं इसको राइट साइड में लेके चले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का y। तो 14 माइनस वाई हो जाएगा ये। अब इस x की वैल्यू को अगर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। मैं वो समझाता हूँ कैसे। देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू जो आई है वो आई है 14 माइनस वाई। तो x की जगह लिख देते हैं 14 माइनस वाई। फिर ये माइनस वाई जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब एक बात आप खुद बताओ, माइनस वाई कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो हो जाएगा 14 फिर माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ये 14 प्लस का या माइनस का है? प्लस का। अगर हम इसको राइट में लेके चले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो 4 माइनस 14 कितना होता है? 4 माइनस 14 होता है माइनस 10। तो हमने देखा जो माइनस 2y है वो किसके इक्वल आ चुका है? माइनस 10 के इक्वल आ चुका है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सो y इज इक्वल टू 5 आ चुका है हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह कितना? 5 माइनस कर दो, आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताऊँगा इससे रिलेटेड। ले लिया होगा आई होप सो। अब ध्यान से सुनो, ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं वो भी समझा देता हूँ इस मेथड में। तो जो अब मैं करने वाला हूँ वो बिल्कुल भी नहीं करना है, जो इससे पहले करवाया था वही असली मेथड था। अभी मैं बताऊँगा बच्चे गलती क्या करते हैं। ओके, सो जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं जैसे कि हम निकालते ही हैं हमेशा। तो 14 माइनस वाई आ गया। अब इस x की वैल्यू को दोबारा इसी में पुट कर देते हैं, जबकि पुट कहाँ पे करना चाहिए था? पुट करनी चाहिए थी दूसरी इक्वेशन में। भैया जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद थोड़ी करा जाता है। तो यहाँ पर अगर हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली तो हमें उसमें पुट नहीं करना। अब बच्चों के मन में डाउट आता है, सर ऐसा क्यों? बताइए, समझ में नहीं आया है तो थोड़ा हमारा ऊपर से निकल गया। तो वो मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर आप इसी x की वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट कर दो जहाँ से x की वैल्यू निकाली है, तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। x की जगह लिख देंगे 14 माइनस वाई। इस x की जगह क्या लिख दिया मैंने? 14 माइनस वाई। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्लस वाई, लिख दिया प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14 लिख दिया। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया और आ जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल टू 14। अरे भाई 14 इज इक्वल टू 14, बड़ी नई बात पता चली, ये तो मेरे को पता ही नहीं था पहले से। हाँ, अरे भाई जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली अगर आप उसी में पुट कर दोगे तो वो स्टेटमेंट तो ट्रू होगी। और ट्रू स्टेटमेंट के लिए हमेशा LHS और RHS इक्वल आता है, जो कि यहाँ पर आया ही है 14 इज इक्वल टू 14। अगर 14 इज इक्वल टू 14 नहीं आता तो कुछ और आ जाता, 0 इज इक्वल टू 0,
टू इज़ इक्वल टू टू, माइनस टू इज़ इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट है, ये होता ही है। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने यहाँ से, क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल रहे हो उसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो जैसे कि आपने x की वैल्यू निकाली थी 14 माइनस वाई, तो इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आपको कहाँ पुट करना है? दूसरी इक्वेशन में, ताकि 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाए, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 आ जाए, और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाए, और y की वैल्यू कितनी आ जाए? 5। फिर इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 5, जो कि आ जाएगी 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और डाउट आता है बच्चों के मन में, वो भी बता देता हूँ। अब कुछ बच्चे होंगे खुराफाती दिमाग के, वो बोल रहे होंगे सर x की वैल्यू क्यों निकाली, क्या हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे? अरे भैया बिल्कुल निकाल सकते थे, तब भी सेम आंसर आएगा। देखो मैं करके भी बताता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जो पहली वाली इक्वेशन है, यहाँ से मैंने अगर y की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ प्लस का x है, अगर मैं इसको राइट में लेके जाऊँगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू को बताओ यहाँ पे पुट करना है या नीचे वाली इक्वेशन में पुट करना है, खुद बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने, फर्स्ट इक्वेशन में तो पुट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कभी नहीं करते। जिस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं उसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट नहीं करना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे? देखिए, x फिर माइनस, अभी जो y लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिखेंगे? 14 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट ओपन करना मत भूलना, वरना फिर से मिस्टेक हो जाएगी। x माइनस फिर y की जगह 14 माइनस एक्स लिख दिया, x माइनस 14, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 4। ये x और x मिलके कितना हो गया? 2x। और ये माइनस का 14 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। तो x की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? 9। और ध्यान से देखिए, पहले भी x की वैल्यू कितनी आई थी? 9 ही आई थी। अब अगर इस x की वैल्यू को आप ऊपर यहाँ पे पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y आ जाएगा 14 माइनस एक्स, और x की जगह 9 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिए सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप x सब्सटीट्यूट करो चाहे आप y सब्सटीट्यूट करो। बेसिकली सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है पुट करना। सब्सटीट्यूशन मतलब पुट करना, कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने पुट कर दिया दूसरी इक्वेशन में, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया हमने दूसरी इक्वेशन में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बताता हूँ और क्या बच्चों के मन में डाउट्स आते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते, जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल निकालते हैं उसी इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू पुट नहीं करते। ये बात तो सर समझ में आ गई। और हमें ये भी समझ में आ गया कि x की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और y की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन सर एक छोटा सा डाउट और है, मैं पूछता हूँ, क्या बच्चों? बताओ बताओ। तो बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से ही x और y की वैल्यू निकाली, क्या हम सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? अरे भैया, आप x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकालो चाहे सेकंड इक्वेशन से निकालो, सेम ही आंसर आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कि आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हो या फिर आप सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4। इस x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y प्लस 4, फिर ये प्लस y इज इक्वल टू 14 आ गया। y कितने बार लिखा हुआ है बताइए? y और y हो जाता है 2y। ये प्लस का 4 है या माइनस का 4 है? प्लस का 4। जब राइट में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 14 माइनस 4 हो जाएगा 10। फिर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और जब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू फिर से आ जाएगी 9, है ना? तो हमेशा घूम फिर के सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है। इसलिए मैं कहता हूँ फाउंडेशन पे अपना ध्यान दो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। ओके, तो हर तरीके के जो डाउट्स आते हैं बच्चों के मन में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मुन्नी सी इक्वेशन है, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं करने वाली है। डर लग रहा है हमें देखकर इक्वेशन 2 को, क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर में 2 और 3 लिखा हुआ है। तो अब हम चाहते हैं ये 2 और 3 डिनोमिनेटर में ना रहे, तो इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका होता है? हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं।
2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। आप सभी को पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। जिसका नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ 2 और 3 का एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है। 2 1 2, फिर 3 लिख देते हैं, 3 1 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा एलसीएम आ जाता है। ये पहला तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप चैप्टर 1 देखोगे रियल नंबर्स, उसमें आपको एक और मेथड पता चलेगा एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन के साथ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6। समझ में आया, इक्वेशन 2 को 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। रीज़न ये है कि 2 और 3 लिखा हुआ था नीचे, उसका एलसीएम होता है 6, और पूरी इक्वेशन को हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम आया था 6, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं दोबारा लिख के बताता हूँ, इक्वेशन 2 में क्या था, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। जब आप इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो। जितने भी LHS में टर्म्स हैं या जितने भी RHS में टर्म्स हैं, आपको सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए आगे, 3 कितने जा 6 होता है, 2 जा, और 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो ये वाला 2 और ये वाला s क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए हो जाएगा 2s। फिर बीच में प्लस का साइन है। अब ये 3 और ये t क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई, तो 3t लिख दिया, इज इक्वल टू 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 36। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3, ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे भाई सबसे इजी, सबसे लीनियर इक्वेशन जो सबसे इजी हो वो कौन सी है। हमको देखते ही पता चल रहा है, एक तो इक्वेशन 1 बहुत इजी लग रही है देखने में, और एक इक्वेशन 3 इजी लग रही है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, s इज इक्वल टू, ये जो माइनस टी है ये नेगेटिव का है, अगर ये राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी। s की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 प्लस टी। अब हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन, अब बताओ, खुद ही बताओ आप कौन सी इक्वेशन पुट करना चाहते हो। इक्वेशन 1 से हमने s की वैल्यू निकाली, तो क्या जिस थाली से हम खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। इसका मतलब इक्वेशन 1 में तो बिल्कुल भी पुट नहीं करना है s की वैल्यू। अब आपका मन करे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपका मन करे तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो, लेकिन खुद बताओ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में से ईजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, ऑब्वियसली इक्वेशन 3, इसलिए हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। समझ में आ गया। अदरवाइज आप चाहते तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते थे और सीधा इक्वेशन 2 में पुट कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चले जाती इक्वेशन, इसलिए अब हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 3, तो 2 फिर s लिखा हुआ है यहाँ पे, इस s की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब आप एक बात बताओ, ये 2 और 3 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा, ये 2 और t मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, ये 3t और 2t प्लस होके कितना हो जाएगा, 5t। ये 6 प्लस का है या माइनस का है, प्लस का, जब ये राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 30 आ चुका है। 5 और t क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 और t क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 30/5 कितना होता है, 6, तो t की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 इन, अब खुद बताओ कौन सी इक्वेशन पुट करना चाहते हो। अब यहाँ पे कोई लोचा नहीं है, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो आप, जो भी आपको इजी लग रही हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रही हो आप उसमें पुट कर दो। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन पुट करना। उसका रीज़न ये है, यहाँ से मेरे को डायरेक्टली एस मिल जाएगा, देखो, वरना यहाँ पे मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस वाली इक्वेशन में मैंने t की वैल्यू 6 पुट कर दी तो सीधा मेरे को क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 4। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है, और t की जगह लिख देंगे 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो आर आंसर इज s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ओके, ले लो। अब मैं इसको कर देता हूँ रब, या फिर कर देते हैं इरेज, या फिर कर देते हैं क्लोज द विंडो। ओके, तो चलो मैं हटा देता हूँ उसको। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। सो व्हाट इज़ थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स x एंड y। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप ध्यान से देखोगे ना अगर इस इक्वेशंस को, तो आप ध्यान से देखो कि ये 3/9 कितना हो जाएगा, 1/3। ये -1/-3 फिर से 1/3 दिख रहा है, और 3/9 फिर से 1/3 दिख रहा है। तो हमें ऐसा इंटरप्रेट हो रहा है, हमें ऐसी भावना आ रही है अंदर से कि जो a1/a2 है वो भी 1/3 आया, b1/b2 भी 1/3 आया, और c1/c2 भी 1/3 आया। इसका मतलब ये जो लाइंस हैं ये कैसी लाइंस हो गई, ये लाइंस हो गई कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ये बनाते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ये बनाते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। इतना समझ में आ गया। तो क्योंकि हमसे पूछा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताओ, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5। क्योंकि 5 = 5, 4 = 4, 3 = 3, ये एक यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट है। जब कभी भी ऐसा दिख जाए इसका मतलब कि उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब जिस भाई को समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, तुम इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो इक्वेशन 1, और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। ओके, सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो। क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ और x की वैल्यू नहीं निकाल रहा। आप चाहो तो x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ कि x की वैल्यू निकालने पे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा तो वो थोड़ा कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसलिए मैं यहाँ से y निकाल रहा हूँ। इस -y को अगर मैंने राइट में भेज दिया तो ये प्लस का y हो जाएगा। इस 3 को अगर मैंने लेफ्ट में भेज दिया तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ चुकी है 3x - 3। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। y की वैल्यू आ चुकी है 3x - 3। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे बताओ। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बताओ कौन सी इक्वेशन पुट करोगे, 1 में या 2 में। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। तो इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाली है, तो इक्वेशन 1 में पुट नहीं करना, हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 9x - 3, और y की जगह क्या लिख देंगे, 3x - 3 इज इक्वल टू 9। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 9x, 3 3 से 9 होता है ना भाई, और -3 और -3 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, +9 इज इक्वल टू 9। अब देखो 9x और -9x तो कैंसिल हो गया और हमारे पास आ चुका है 9 इज इक्वल टू 9। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि 9 इज इक्वल टू 9 होता नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट है। जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट आ जाती है दो इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त, व्हेन वी आर डीलिंग विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो वी से दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड द लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड द सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइटली मैनी। बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया। तो अब चाहो तो सिंपली यहाँ से अब आप कंक्लूजन दे सकते हो, देयरफॉर दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यूजिंग, एक रिलेशन लिख दो कोई भी आप। तो जैसे मैंने एक रिलेशन लिख दिया y इज इक्वल टू 3x - 3। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया इतना। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, चलो चलो चलो। फोर्थ पार्ट इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। एक बार चेक कर लेते हैं सेम इक्वेशन लिखी है या नहीं लिखी। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखो ऐसा क्यों करा मैंने वो भी समझा देता हूँ। देखो, अगर ये पॉइंट हटा दोगे आप तो नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्योंकि हर टर्म में डिनोमिनेटर में 10 है तो ये 10 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आपको ये बात समझ में आई नहीं होगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका एलसीएम लेते हैं। 10, 10 और 10, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। देखो ऐसे 2 5 10 एंड 5 1 5, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम कितना आ गया, 10 ही आया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक थंब रूल बताया था कि कभी भी एलसीएम निकालते हैं हम इक्वेशन में तो पूरी इक्वेशन को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 10 आपस में कैंसिल, 10 10 आपस में कैंसिल, 10 10 और आपस में कैंसिल। ये क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया 2x। सिमिलरली ये क्या बच जाएगा, 3y, और ये क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू 13। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 3, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 3। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब आप डायरेक्टली समझ गए होगे कि इसकी इक्वेशन क्या आने वाली है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो तो मैं ज़्यादा कैजुअली नहीं लेना चाहता, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखिए, पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आ गया, 10, पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आ गया, 10, पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आ गया, 10। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हर बार 10 आ रहा है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया, 10, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10, और जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, जो कि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ और आप भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्टकट मार दिया, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। ओके, अब हम देखेंगे कि दो इजी इक्वेशंस कौन सी हैं इसमें से। ऑब्वियसली डेसिमल वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं सॉल्व करने में। आप चाहते तो डेसिमल वाली इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा ईजी लगे मैथ्स, इसलिए मैंने पहले डेसिमल हटा दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, बी इट एक्स और बी इट वाई। आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 3 से, आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 3 से। तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये जो प्लस का 3y है राइट में गया तो माइनस का 3y हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y हो जाएगा। लेफ्ट में क्या बच गया, सिर्फ 2 और x, 2x। अब क्योंकि 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 आ गई किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। और जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते, तो इक्वेशन 3 से हमने x की वैल्यू निकाली, इसलिए इक्वेशन 3 में हम पुट नहीं करेंगे। अगर आपका खुराफाती दिमाग है तो आप सोच रहे हो कि हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। मेरे भाई मेरे बंधु, इक्वेशन 1 एक डेसिमल वाली इक्वेशन है, उसमें हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। देखिए कैसे होगा फिर, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो, 4 x की जगह क्या लिख देंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मेरे को याद आ गया, सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है हम उन सब का एलसीएम लेते हैं और पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अरे नहीं मेरे भाई मेरे बंधु, ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं करेंगे इसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैसे? 2 2 4 होता है, तो अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 1 बचा है सिर्फ डिनोमिनेटर में, हर एक के नीचे सिर्फ 1 ही है। तो ऐसे केसेस में जब 2 और 4 कैंसिल हो रहे होते हैं या डिवाइड हो रहे होते हैं, ऐसे केसेस में हम पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब ध्यान से सुनो, ये 2 है और 13 है, आपस में मल्टीप्लाई होकर बना देंगे 26। ये 2 है और ये है माइनस 3y, आपस में मल्टीप्लाई होकर जाएगा माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
इतना क्लियर है? ओके। -6y + 5y ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 23। ये प्लस का 26 है, राइट में भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 26। तो ये आ गया -y इज इक्वल टू 23 में से 26 किया तो माइनस का 3, माइनस से माइनस गया उड़ तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 3। इतना क्लियर हो गया? अब इस y की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो जो आपको ईजी लग रहा हो, लेकिन मैं पुट करूँगा इसमें। क्या रीज़न है? यहाँ से मेरे को मिलेगा डायरेक्टली x, किसी और इक्वेशन में पुट कर सकते थे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ से कैलकुलेशंस लंबी हो जाती। यहाँ पर सीधा मेरे को x मिल जाएगा, देखो LHS में x लिखा हुआ है ना इसलिए। सो x इज इक्वल टू 13 - 3 y की जगह 3/2, तो ये हो जाएगा 13 - 3 3 9/2। ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4/2। कितना आ गया x की वैल्यू? 2। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बंधु, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके इसको हटा दूँ फिर? ओके अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखिए भाई, फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस √8y, अच्छा माइनस का है, ओके ओके माइनस का है, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। पहले इसका नामकरण कर देते हैं। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 2। नामकरण करना बहुत ज़रूरी है बालकों। खुद सोचो, सपोज़ तुम पैदा हुए और तुम्हारा नाम ही नहीं रखा गया, अच्छी बात थोड़ी है। नाम रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि क्लास में हर बच्चे का तुम नाम रखते जा रहे हो, ओ पोपट, ओ पप्पू, ऐसा नहीं करने का। ओके चलो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने दो इक्वेशंस रख दिए हैं, नाम रख दिया इनका। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, ये प्लस का √3y है, जब मैं इसको राइट में लेके चले जाऊंगा तो ये माइनस का √3y हो जाएगा। तो √2x तो मैं लेफ्ट साइड में ही चाहता हूँ, प्लस के √3y को मैं राइट में लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। अब क्योंकि √2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही वजह है कि √2 दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3y/√2। ओके ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। इसको हम चाहें तो इक्वेशन 3 नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को या इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, खुद बताओ। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसी इक्वेशन में वेरिएबल को फिर से पुट नहीं करते, तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे बताओ? इन इक्वेशन 2। तो इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे √3, x लिखा हुआ है ना यहाँ पे √3x, x की जगह पुट कर देंगे माइनस का √3y, माइनस का √3y/√2। तो √3x तक मैं लिख चुका हूँ। अब इसके आगे क्या लिखना है? माइनस का √8y, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, क्या ये √2 और ये √3 आपस में कट रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कट रहे। तो हम चाहें तो √2 से पूरी इक्वेशन को फिलहाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय √2। अब ध्यान से सुनना, ये √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 बना देते हैं। कई बच्चों को इसमें भी तकलीफ होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से समझाता हूँ। देखो, अरे फुल एकदम फंडू समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। √3 इंटू √3, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 कैसे आ गया। देखो भाई, कभी ऐसे लिखा हो √a इंटू √b, इसका आंसर होता है रूट में a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको पता ही है। लेकिन कभी b की जगह a ही लिखा हो तो फिर a और इस b की जगह क्या लिखना पड़ेगा? a ही लिखना पड़ेगा। और ये a और a आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, रूट के अंदर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है और सिर्फ क्या बचेगा? a बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, कभी लिखा हो √2 इंटू √3, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा √6, क्योंकि 2 और 3 डिफरेंट नंबर्स हैं इसलिए वो मल्टीप्लाई हो गए। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमने रूट के अंदर डाल दिया। लेकिन कभी ऐसे लिखा हो √2 इंटू √2, तो इसका आंसर होता है 2। क्यों? ध्यान से देखो, √a इंटू √a कितना आया था? a ही आया था। अगर रूट के अंदर a लिखा हुआ है और उसको हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हटा देना है बेसिकली।
अब ये आया कैसे वो फिर से मैं समझा देता हूँ। रूट के अंदर 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें इनको मल्टीप्लाई करना होता है रूट के अंदर। ये हो जाएगा √4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो हमें इतना समझाना नहीं होता, हमें डायरेक्टली लिखना होता है 2। सिमिलरली आप खुद बताओ, √3 × √3 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, 3 हो जाएगा। √4 × √4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। √5 × √5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √6 × √6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर सकते हो यहाँ पे आप, और समझ सकते हो और अच्छे से रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को। ओके, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास टेक्नोलॉजी में। अब वापस से चलते हैं। अब देखो, अब आपको ये वाली बात अच्छी समझ में आएगी। √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कितना बना देंगे? 3 बना देंगे, 3। लेकिन ये माइनस का साइन है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। फिर ये y लिखा हुआ है, अपॉन में √2 लिखा हुआ है, माइनस √8y = 0। लेकिन एक बात तो आप भूल ही गए, हमने इस अब इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था? √2 से। तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 0 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से बात सुनो, पता है भाई मेरे को 0 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, लेकिन मेरे को सब बच्चों को केटर करना होता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब देखो भाई, ये √2 और ये √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब डिवीजन के केसेस में हो जाते हैं। तो √2 और √2 आपस में डिवाइड हो गए, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो √2 और √2 कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बच जाएगा बताओ? ये बच जाएगा माइनस का 3y, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस का साइन लिखा हुआ है, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस का साइन। √2 और √8, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना? 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 16y = 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो -3y माइनस √16, 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करें तो 16 आ जाता है? 4। इसलिए √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। y = 0। -3 - 4 कितना हो जाता है? -3 - 4 होता है -7, और यहाँ पे y = 0। अब क्योंकि -7 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -7 दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0/-7, और ये कितना हो जाएगा? 0। सो y = कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। y की वैल्यू आ चुकी है 0। इतना समझ में आ गया? नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। पुट y = 0 in any equation whichever you want, but I will put y = 0 in equation 3। रीज़न क्या आप लोगों को पता है? मेरे को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? x। सो इक्वेशन 3 हमारे पास x = -√3/√2, और फिर लिखा हुआ y, और y की जगह लिख देंगे 0। ध्यान से देखो, फिर से जब 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर के साथ, तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए x की वैल्यू 0 एंड y = 0 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा बांगड़ू? मज़ा आया ना? ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। जब तक आपको पता नहीं होगा इस तरीके से करना है, तो आप शायद पहली बारी में कर नहीं पाओगे, लेकिन अब पक्का कर लोगे, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। अब तक आपने नोट कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। ओके, अब चलते हैं हम 6th पार्ट पे। 6th पार्ट इज़ 3x/2 -5y/3 = -2। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है x/3। नीचे लिखता हूँ थोड़ा, उसका रीज़न आपको पता ही है। x/3 + y/2 = 13/6। ओके, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। इसमें फिर से हम अपना थंब रूल लगाएंगे। थंब रूल क्या था कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स, तो हम उनका ले लेते हैं एलसीएम, और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन को याद रखना। तो यहाँ पे 2 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 6, क्योंकि वो इसका एलसीएम है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है 3x/2 -5y/3 = -2। ये तो हमारी इक्वेशन थी, और जब हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ना कुछ तो पक्का कटेगा। तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और 6 और 2 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ध्यान से बात सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। इम्प्लाइज का साइन लगा रहा हूँ। ये 3 और ये 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए आ जाएगा 9x। ये है -2, ध्यान से देखो, -2 और 5y। -2 और 5y जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा -10y।
आगे देखो, इज इक्वल टू ये -2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -12। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, इसका नाम दे देते हैं 1। आप चाहो तो पहली वाली इक्वेशंस को 1 और 2 दे के इसको 3 और 4 नाम दे सकते थे, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने नेमिंग नहीं करी थी तो मैंने इसका नामकरण कर दिया इक्वेशन 1। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो बात, नीचे वाली इक्वेशन फिर से देखो, 3, 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6। कैसे, मैं करके भी बता देता हूँ। देखो 3, 2, 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 6। एक तरीका और होता है एलसीएम निकालने का, वो भी बता ही देता हूँ लगे हाथ, कि 2, 3 और 6 इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 6। तो आप 6 की टेबल पढ़ना चालू कर दो। तो 6 की टेबल होती है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन। अब क्या 6 की टेबल में जो भी नंबर है, जैसे पहले नंबर 6 है, क्या ये 6 3 की टेबल में और 2 की टेबल में भी आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब 6 एलसीएम हो गया इसका। ये एक और तरीका एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको निकालना होता 3 का और 4 का एलसीएम, you have to find LCM of 3, 4. Suppose in another question you have to find LCM of these two numbers. तो आप कैसे करते? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। 4 की टेबल पढ़ना चालू कर दो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। अब आप चेक करो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है। 3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में पक्का क्या आता है, 12। सो 12 इज़ द LCM। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो इक्वेशन है इसका एलसीएम आया है 6। सो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 6। ऊपर वाली इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, और ये 6 और 6 तो कट गया। ये 2 और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए 2x आ गया। ये 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए 3y आ गया। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13। तो इसको बोलेंगे हम कि ये इक्वेशन 2 आ चुकी है हमारे पास, इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब ध्यान से बात सुनो, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप लोगों को पता ही है हम x की या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको पता है कि 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 है। अगर मैं यहाँ से 9x को यहीं रहने दूँ, माइनस का 10y है, दूसरी साइड में जाके प्लस का 10y हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y माइनस 12। 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 9 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10y माइनस 12/9। ये x की वैल्यू आ चुकी है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते, इसलिए हम इस x की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो लिख दो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आई है 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे नीचे 9 लिखा हुआ है, क्या ये 2 और 9 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और यही रीज़न है पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 के साथ। तो आप चाहो तो लिख दो उसको कि मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 9, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ फिलहाल। तो 2 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से 9 कैंसिल हो गया इधर। ये 2 और 10y जब मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा 20y। ये 2 और जब -12 मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा माइनस का 24, प्लस 9 3 जा कितना होता है, 27y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 117। 13 9 जा 117 होता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से बात सुनो, ये 20y प्लस का है, ये 27y भी प्लस का है। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 47y इज इक्वल टू 117। माइनस के 24 को जब राइट में भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 24 कर दो, इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 241
ठीक है, 241 आ गया। अब 47 की टेबल में देखो 241 कब आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे दिमाग कह रहा है वो 3 से आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 47 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 से 21, 4 3 से 12, 13 14, अरे 12 13 14, 141। कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई, चेक कर लेता हूँ मेरे को। 7 और 4 को प्लस किया 11, इधर एक कैरी आ गई, 2 और 2 4, अच्छा इधर 141 ही आना था, ओके 141। अब ध्यान से देखो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 141 आता है, अभी हमने देखा था। तो 47y इज इक्वल टू 141 तो आ चुका है, और क्योंकि 47 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए 141 अपॉन 47 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो रटे हुए हैं, सर को आंसर इसलिए लिख दिया 3 हमें कैसे पता चलेगा। मेरे भाई मेरे बंधु, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, वो मैं समझाता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। देखो 47y इज इक्वल टू 141, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है 1। 7 की टेबल पढ़ो और चेक करो यूनिट प्लेस में 1 कब आता है। 7 1 7 नहीं आता, 7 2 14 नहीं आता, 7 3 21, 7 3 21 अगर करेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि 47 को भी जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम नंबर पक्का मिल जाएगा। तो वही क्रॉस वेरीफाई मैंने यहाँ पे किया था, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 आ चुका है। अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब चाहते तो इसको कोई इक्वेशन नाम दे सकते थे और फिर बोल सकते थे कि इस इक्वेशन में पुट कर दो, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऐसे लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 10, y की जगह 3 माइनस 12 अपॉन 9। 10 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 18। 18 अपॉन 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। समझ में आ गया। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। सो दिस इज़ द आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थोड़ा मैंने जूम आउट भी कर दिया है, थोड़ा सा जूम इन भी कर दिया है। पॉज कर करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर हो। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, m की वैल्यू पता लगानी है। देखिए सबसे पहले मैं x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन वैसे मैंने कहीं सेव तो कर रखा था, गायब नहीं हुआ, टेंशन मत लो। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो ये रहा। सो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को इसी में पुट मत कर देना, आप लोगों को पता है जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें। अब देखो कैसे, 2 x की जगह लिख दो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्या पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब आप सीख चुके हो, बिल्कुल सीख चुके हो। इस 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। यह आ जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस का 11। रीज़न ये है ये 11 प्लस का है, राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 7y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 35 अपॉन 7। 7 5 से 35 होता है, इसलिए y की वैल्यू आ गई है 5। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू 5 को आप पुट कर दो x की वैल्यू में। x की वैल्यू थी हमको पता है 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 3 y की जगह 5 अपॉन 2। तो 11 माइनस 15 अपॉन 2, 11 में से 15 गया तो माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आ गया x की वैल्यू माइनस 2। y की वैल्यू आई थी 5। अब ध्यान से बात सुनना, क्वेश्चन क्या था वो बताता हूँ। क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 आपको दे रखा था, मैं लिख भी देता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। आपको m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो
इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, m निकल जाएगा। देखो कैसे, y की जगह पुट करेंगे 5 और x की जगह पुट करेंगे -2 और m मल्टीप्लाई हो गए +3। ये प्लस का 3 है, जब लेफ्ट में गया तो माइनस का हो जाएगा। 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। 5 - 3 होता है 2, 2 इज इक्वल टू -2m। तो ये आ गया आपके पास m इज इक्वल टू 2/-2, जो कि आ जाएगा -1। इसलिए m की वैल्यू आ गई है -1। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आंसर आ चुका है, टेंशन मत लो, फ्री हो आप ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप अपने साथियों को बताइए कि एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने मिल रहा है आजकल, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, मेरे को उतनी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ, ठीक है। तभी मैं फ्रीक्वेंट रह पाऊँगा, तभी मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।